वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1989 में राजस्थान के सिलासपुरा गांव से होती है, जहां एक जियोलॉजिस्ट अपनी बेटी के साथ एक माइन में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी को एक एलिमेंट मिलता है जिसे वो अपने पापा को दे देती है। इसके साथ ही हम उस बच्ची की हाथ का घाव भी देखते हैं जो शायद एलिमेंट ढूंढते हुए लगी चोट से हुआ होगा। जब वो जियोलॉजिस्ट उस एलिमेंट को चेक कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक घुड़सवार आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं उस घुड़सवार से बचने के लिए। हम देखते हैं कि वो घुड़सवार गाड़ी का पीछा करते हुए जियोलॉजिस्ट के घर पहुँच जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जियोलॉजिस्ट की बेटी अपनी माँ को मार देती है। तभी ये आदमी उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर जियोलॉजिस्ट अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद वो लड़की अपने पापा पर अटैक कर देती है। तभी वो आदमी जिसे गोली लगी होती है उठकर तलवार से इस लड़की की गर्दन काट देता है और जियोलॉजिस्ट को भी मार देता है। फिर ये आदमी इन तीनों की बॉडी को गाड़ी में डालकर एक नदी में फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद भी वहीं मर जाता है ब्लड लॉस की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़की ने अपनी माँ को क्यों मारा। दरअसल वो लड़की एक राकन थी, या ये भी कह सकते हैं कि वो राकन के वश में थी। जब राकन की बात उठी ही है तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये है क्या। दरअसल प्राचीन काल में इस गांव में एक राजा था जिसकी हालत नाजुक थी, और ऐसे में गद्दी को लेकर उसके बेटों और उसके कजिन ब्रदर्स में लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में एक तरफ थे 5 भाई जिन्हें हम करापली कह सकते हैं, और दूसरी तरफ थे 50 भाई जो आगे चलकर निकासिया कहलाए। यहाँ निकासियों के पास ज़्यादा सेना और बल था, पर करापलियों के पास अपना एक अलग सीक्रेट वेपन था। ये वेपन था रिद्याकन, जो कि करापली के सबसे बड़े भाई वायुसेन और हाड़िका का बेटा था। हाड़िका राक्षसनी थी, तो ऐसे में रिद्याकन मायावी था, जिसकी माया इंसान के शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर वार करती थी। रिद्याकन के माया में जो फंस जाता उसे राकन कहा जाता था। राकन के अंदर इंसानियत खत्म थी, मतलब वो बिना रिश्ता नाता देखे किसी को भी मार सकता था। तो युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें रिद्याकन की वजह से निकासियों के सैनिक आपस में ही लड़ गए और करापलियों की जीत हुई। युद्ध के बाद करापलियों ने सोचा कि रिद्याकन तो इतना ताकतवर है कि वो अपनी शक्ति से गद्दी भी हथिया सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने कुल देवता का आह्वान करके घास की पत्ती से बने अस्त्र का यूज़ करके रिद्याकन का गला काट दिया। गला कटने पर भी रिद्याकन अपनी माँ को पुकारता रहा, इसलिए उसके बोलते हुए सर को शिला में बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी ने सौगंध लिया कि शिला की पूजा अर्चना करेंगे इसे शांत रखने के लिए। वहीं रिद्याकन की माँ हाड़िका अपने पुत्र को खोने के गम में मर गई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक दिन वो पुनर्जन्म लेकर मायावी को फिर से जगह देगी। करंटली करापली लोग आज भी शिलास्थल की रक्षा करते हैं और आम जिंदगी जी रहे हैं। वहीं निकासिया लोग देश निकाला होने के कारण आज भी सिलास्पुरा के आसपास जंगल पहाड़ियों के बीच रहते हैं, और उनमें से कई लोग आम जीवन जी रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये लोग पुलिस वगैरह पर अटैक ज़रूर कर देते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम आईएएस ऑफिसर अवनी को देखते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने सिलास्पुरा गांव में भेजा है क्योंकि सरकार को यहाँ रेयर मिनरल्स के पाए जाने की खबर लग जाती है, और ये मिनरल्स फार्मा सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज कर सकते हैं। ऐसे में मैंगोन कॉरपोरेशन यहाँ माइनिंग करने के लिए तैयार थे, इसलिए सही तरीके से इस काम को अंजाम देने के लिए यहाँ अवनी को भेजा गया है। अब अगर करें अवनी की बात, तो अवनी का एक पास्ट है। दरअसल कुछ दिनों पहले अवनी के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में होने के कारण कभी कभी अपने पति को हेलुसिनेट करती है। अवनी अपने साथ बेटे को लाई होती है जिसका नाम है अनय। अनय अपने पिता की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को ही मानता है, क्योंकि उसके पिता पर ब्राइब लेने का झूठा आरोप लगाया गया था जो कि उसकी माँ ने लिया था। इसलिए अनय का अपनी माँ से कम ही बोलना होता है। नेक्स्ट सीन में हम सिलास्पुरा के ऑफिसर सचेत को देखते हैं, जो कि अवनी और अनय को लेने आया होता है। सचेत के चाचा प्रमुख स्वरूप जो यहाँ के प्रीस्ट हैं और माइनिंग के सख्त खिलाफ होते हैं। सचेत उन दोनों को भवानी भाई के पास ले जाता है,
भवानी इस गांव का सरपंच होता है। अवनी खाना खाते हुए देखती है कि सरपंच का अपनी बीवी के साथ व्यवहार सही नहीं है और सरपंच से पूछती है कि ये गांव वाले क्यों 400 करोड़ के माइनिंग के काम को रोक रहे हैं। तो सरपंच कहता है कि आप पैसों से इनके भगवान को खरीद सकती हैं, हमें विकास और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ये बात सुनकर अवनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गांव से गुजरते वक्त अवनी को शिलास्थल दिखता है। इसके बाद अवनी की गाड़ी सर्किट हाउस पहुंच जाती है, जहां 30 साल पहले जियोलॉजिस्ट और उसका परिवार रुका हुआ था। यहां पर अवनी अपनी कामवाली बाई जानकी से मिलती है। एंट्री बुक में एंट्री करते हुए अवनी को एक नाम दिखता है, डॉक्टर संदीप बजाज, जो पास ही बर्ड सेंचुरी में काम करता है। संदीप इस माइनिंग के खिलाफ है और अवनी के गांव के लोगों पर से अंधविश्वास को दूर करने की बात पर वो इसे संभल कर रहने को बोलता है और एक बार शिलास्थल विजिट करने को कहता है। सुबह होते ही अवनी सचेत के साथ शिलास्थल जाती है, जहां माया से बचने के लिए सभी के चेहरे पर रंग लगाया जाता है। बट अवनी इज ए स्ट्रांग वुमन। अवनी वहां पर भवानी को देखती है, जो अपनी पत्नी को लाया है उसके अंदर से प्रेत निकलवाने के लिए। फिर वहां अवनी को अपने पति की परछाई दिखती है, जो अवनी से कह रही थी कि तुमने मुझे मरने को क्यों छोड़ दिया। अवनी को पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम अनय को देखते हैं, जो अपनी माँ की एंजाइटी के पिल्स चुराता है। तभी वो वहाँ से किसी को भागते हुए देखता है। उसका पीछा करने पर वो इन लोगों से मिलता है। ग्राम पंचायत में अवनी के स्वागत में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैंगोन कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर राकेश मौर्य वहाँ अवनी का स्वागत करते हैं। अवनी गांव वालों को बताती कि माइनिंग का काम चालू होते ही 90% लोगों को नौकरी मिलेगी। तभी वहाँ प्रमुख स्वरूप करापलियों के साथ आकर भाषण को रुकवाता है और कहता है कि माइनिंग की वजह से शिलास्थल में जरा सी भी खरोच आई तो विनाश हो जाएगा। अवनी कहती है कि तुम्हें डर है, माइनिंग स्टार्ट होने से तुम्हारा भूत भगाओ बिजनेस ठप हो जाएगा। और वो ये भी कहती है कि माइनिंग का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। रूम में आते ही अवनी को डाउट होता है कि कोई उसके रूम में आया था। वो अलमारी खोलकर इनहेलर में रखे डायमंड्स को चेक करती है और उन्हें वापस रख देती है। फिर वो जानकी को आवाज़ लगाती है। तभी वहाँ उसे संदीप मिलता है, जिसके साथ वो बातें करने लगती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है। जाकर देखने पर वहाँ आग लगी होती है, जिस पर लिखा होता है लौट जाओ। और हम भवानी को देखते हैं, जो कि पेड़ के पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है। इस धमकी के कारण अवनी अगले दिन ही माइनिंग का काम स्टार्ट करा देती है। ब्लास्ट की वजह से शिलास्थल पर दरार पड़ने लगती है। अचानक से बारिश होने लगी है और सभी वर्कर्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और काम स्टार्ट हो जाता है। तभी सेफ्टी ब्रेकडाउन के चलते 2 वर्कर्स अंदर माइन में फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई अंदर नहीं जा रहा था। ये देखकर अवनी उन्हें खुद बचाने के लिए नीचे माइंस में चली जाती है। दूसरी तरफ अनय अपने पापा की चुराई हुई घड़ी वापस देने के बदले एंजाइटी पिल्स देने की बात करता है, जिससे वो सभी एग्री हो जाते हैं। फिर हम 2 लोगों को उस मायने में लटकता हुआ देखते हैं। उनके पीछे पत्थर से एक रोशनी आ रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उनमें से एक नीचे गिर जाता है। अवनी दूसरे वर्कर को बचा लेती है, जिसका नाम है मंगल। पर ये दोनों माइन से बाहर आते हैं और इन्हें यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में मंगल को होश आता है और हम देखते हैं कि उसका खून काला पड़ने लगता है और वो ज़ॉम्बी की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। शिलास्थल में प्रमुख जोत जला रहे होते हैं। तभी अनय और उसके साथियों को भवानी की लाश मिलती है। अगले दिन सुबह प्रमुख और परिमल मिलते हैं। वो दोनों अपने बड़े भाई, जिसने 30 साल पहले 3 लोगों का सर काट दिया था, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ परिमल अपने बड़े भाई को वीर योद्धा कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख उन्हें अपराधी बोलता है। सचेत उसी का ही बेटा है। परिमल कहता है भवानी मर गया है, अगर और 4 लोगों की नर बलि चढ़ गई तो माया भी जाग जाएगी। लोग इस बात से हैरान थे कि वहाँ सारी मछलियाँ एक ही दिन में कैसे मर गईं। सिन्हा बताता है किसी ने तो इस रस्सी को जानबूझ के काटा था, ताकि लोगों को लगे कि ये जगह अनसेफ है और माइनिंग का काम रुक जाए। इसके बाद वो भैरव सिंह को अपनी बीमार बच्ची के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि उसका इलाज चलता रहे तो माइंस में इस रस्सी को काटने वाले की तलाश सही से करो।
अनय को उसके मरे हुए डैड से बात करनी होती है, इसलिए रानी उसे प्रमुख के पास ले जाती है, जहाँ प्रमुख एक औरत का इलाज कर रहा होता है। तभी उस औरत के अंदर का भूत अनय से बात करने लगता है। तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। सभी अनय को घूरने लगते हैं। अनय ये सुनकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। परिमल माही को एक काम करने के लिए ब्लैकमेल करता है और वो सभी बच्चों को लेकर एक गुप्त द्वार ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद भैरव सिंह सर्किट हाउस पहुंचकर भवानी की डेथ प्लेस से प्रमुख स्वरूप के सामान मिलने की बात बताता है। तभी अवनी भैरव सिंह को स्वरूप को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। स्ट्रेस दूर करने के लिए अवनी संदीप के साथ बर्ड सेंचुरी पहुंचती है। वहां जाकर वो देखते हैं सारे बर्ड्स मर गए होते हैं और उनके अंडों को कुचल दिया गया है। अवनी बोलती है इन बर्ड्स को किसने मारा होगा। तभी संदीप बोलता है इन बर्ड्स ने एक दूसरे को खुद ही मारा है और अंडे भी इन्हीं बर्ड्स ने कुचले हैं। वो ये भी बताता है कि ये बहुत ही शांति प्रिय बर्ड्स होते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं। मंगल जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है, वो अपने भाई को मार देता है और उसे खुद पता नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद परिमल, भैरव सिंह और दो जुड़वा हवलदार भाई अंकित और अंकुर मंगल को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। परिमल स्वरूप से कहता है मंगल के अंदर के राखन को ख़त्म करने के लिए इसकी गर्दन काटनी पड़ेगी और वो तलवार लेने अपने घर चला जाता है। तभी हम देखते हैं अंकित और अंकुर पत्ते खेल रहे होते हैं, पर मंगल ने अंकित के गले पर वार किया था, जिसकी वजह से वो भी राखन में बदल रहा होता है और वो अंकुर को मार देता है। प्रमुख ये सब देखकर बहुत डर जाता है। तभी मंगल बाहर निकलकर अंकित को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद परिमल तलवार के साथ वापस आता है और प्रमुख स्वरूप बताता है 4 लोगों की जान जा चुकी है, अगर 5वां भी मारा गया तो माया भी वापस आएगी। परिमल मंगल को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अवनी अपने घर की छत पर बैठी है। उसे वो दिन याद आता है जब ऑफिस से कॉल आया था कि इंक्वायरी बैठने वाली है। तभी वो बाहर निकल कर देखती है उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था छत से कूदकर। लाश के बाजू में खड़ा अनय ये सब देख रहा होता है। भैरव सिंह थाने पहुंचकर अंकित और अंकुर की डेड बॉडी देखता है। सचेत अपने चाचा प्रमुख स्वरूप को घर ले जाता है, क्योंकि भवानी की मौत का जिम्मेदार प्रमुख स्वरूप नहीं बल्कि मंगल होता है। उस रात गांव वाले सचेत को अखंड जोत जलाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि सचेत के पिता भी प्रमुख रह चुके हैं। पहले तो सचेत मना कर देता है, पर गांव वालों की जिद की वजह से वो मान जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल घूमते घूमते अवनी के घर आ जाता है और अवनी पर हमला कर देता है। अवनी मंगल से बचने के लिए अनय को लेकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। तभी वहाँ पर जानकी आ जाती है। मंगल जानकी पर हमला कर देता है। अवनी जानकी को बचाने के लिए बाहर आती है और मंगल से फाइट करने लगती है। तभी परिमल वहाँ आकर मंगल पर तलवार से वार करता है, पर मंगल उसे दूर फेंक देता है। अब वो अवनी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सचेत शिलास्थल पर अखंड ज्योत जलाता है। यहाँ मंगल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो होश में आ रहा हो और वो अवनी से मदद मांगता है। तभी भैरव सिंह उसे गन से शूट कर देता है और सबको लगता है राखन मर गया है। अनय को अपने पापा का इनहेलर मिलता है, जिसे चेक करने पर उसमें डायमंड मिलते हैं। अब अनय को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसकी माँ अवनी ने एज ए ब्राइब डायमंड लिए थे, जिसका इल्ज़ाम लगा उसके पापा पर, जो कि उनके मौत की वजह बनी। लैब में डॉक्टर अरोड़ा को मंगल के ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। परिमल सचेत को बताता है कि मंगल ने अवनी, अनय, जानकी पर हमला किया था, इसलिए इन पर नज़र रखो और भैरव सिंह पर भी नज़र रखो। राकन इन चारों में से किसी एक के अंदर प्रवेश कर गया होगा और ज़रूरत पड़े तो चारों को मार देना। फिर शिलास्थल में जानकी को लाया जाता है, क्योंकि वो राकन में बदल गई होती है। और सचेत जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, वहाँ अवनी आ जाती है और उसे रोक देती है। तभी हम देखते हैं जानकी बिना वक्त गवाए सचेत से तलवार लेकर पहले तो उसका हाथ काट देती है और फिर उसका गला काटकर उसे मार देती है। मतलब 5वीं बलि सचेत की चढ़ती है। परिमल तलवार उठाता है और जानकी का गला काट देता है। भैरव सिंह अवनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रमुख स्वरूप कहता है अनर्थ हो गया, 5 बलि हो चुकी हैं, अब माया भी आएगी।
संदीप अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए माइन के अंदर जाता है और वहाँ वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। यहाँ ये आदमी अनय को किडनैप करके उससे डायमंड्स के बारे में पूछता है और ये आदमी अनय के सामने एक ऐसे सच का रिवील करता है जिसे सुनकर वो शॉक रह जाता है। दरअसल डायमंड्स उसकी माँ ने नहीं बल्कि उसके पापा ने लिए थे। वो आज तक अपनी माँ को दोषी समझता था। अनय के दोस्त इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अनय के दोस्त इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर अवनी को बताता है कि इनके खून में इन्फेक्शन है जो कि इनके दिमाग के सेल्स को खा रहा है। ये वायरस इन्हें ज़ॉम्बी जैसा बना रहा है। अवनी डॉक्टर को अपनी चोट के बारे में बताती है जिसे देखकर वो डॉक्टर घबरा जाता है और उसे क्वारंटाइन होने के लिए बोलता है। तभी वहाँ करापली आकर उसे उठा ले जाते हैं। अवनी को दौरा आने लगता है और वो शिला के पीछे अपने पति को देखती है, लेकिन स्वरूप को लगता है कि अवनी ही हार्डिका है और वो शिला में अपने बेटे को देख रही है। माइन में ब्लास्ट शुरू हो जाता है और शिला स्थल के पास हार्डिका यानी कि अवनी को जिंदा दफन करने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें पत्थर भर जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ सब घबरा जाते हैं और अवनी को छोड़ देते हैं। अवनी डॉक्टर के साथ मौर्य के पास जाती है और उसे बताती है माइन को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मौर्य उसे ऐसा करने के लिए मना करता है तो डॉक्टर उसे समझाता है कि सिलासपुरा में एक प्लेग की स्थिति आ गई है। एक वायरस है फंगस टाइप, एक पैथोजन जो ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसके कारण इंसान के अंदर से डर ख़त्म हो जाता है और वो एक ज़ॉम्बी की जैसे रिएक्ट करता है। इस वायरस का मेन सोर्स माइन है। माइन में कुछ वर्कर्स उस वायरस का शिकार हो जाते हैं, या शायद राकन की माया है जिसके चपेट में राकेश मौर्य फंस जाता है और प्राण त्याग देता है। अवनी सोचती है सारी परेशानी की जड़ ये माइन है। अगर इस माइन को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए माइन को उड़ाने के लिए अवनी और भैरव सिंह माइन के अंदर चले जाते हैं, जहां इन्फेक्टेड वर्कर्स इन पर हमला कर देते हैं। इस फाइट में भैरव सिंह घायल हो जाता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर बदलने लगता है। इसलिए वो अवनी को आगे जाने के लिए कहता है और ख़ुद वहीं रुक जाता है। भैरव सिंह डायनामाइट से उन वर्कर्स के साथ खुद को उड़ा लेता है। अवनी फाइनली गुफा के मेन पॉइंट तक पहुंचती है, जहां उसे संदीप मिलता है जो कि आखिरी सांसें ले रहा होता है। अवनी देखती है कि गांव के इन्फेक्शन का मेन सोर्स यही है और ठीक इसके ऊपर शिलास्थल रखा होता है। अनय भी यहाँ आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो भी इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। इसके बाद ये दोनों मिलकर इस जगह को जला देते हैं। आग की वजह से वायरस का मेन सोर्स ख़त्म होने लगता है और गांव इस वायरस की चपेट में आने से बच जाता है। फिर इन दोनों को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर अवनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी नेचुरली इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून है और क्योंकि अनय के अंदर भी तुम्हारा खून है इसलिए अनय भी ठीक हो जाता है। रानी कुछ डायमंड अपने पास रखकर बाकी अनय को लौटा देती है। अवनी और अनय वापस जयपुर जाने के लिए स्टेशन पर होते हैं। तभी वहाँ भवानी की बीवी रेनू आती है। अवनी उससे माफ़ी मांगने लगती है कि माइन के कारण ही उसके पति की मौत हुई है। रेनू से बताती है कि भवानी की मौत का जिम्मेदार आप खुद को ना समझें, क्योंकि भवानी को शायद रेनू ने ही मारा था अपने ऊपर हुए अत्याचार की वजह से। ये सुनकर अवनी शॉक रह जाती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।